चैप्टर 23। तो भाई, तो लड़ते लड़ते उसको तो पता लग गया है ना, ये नेदरलैंड को, कि हाँ भाई ये पीटर हो सकता है। अभी सिर्फ पता लगा है, पता नहीं है कि आगे क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 23। तो सीन स्टार्ट होता है द ईयर 2003 से। एंड सीन में दिखाया जाता है एक कॉलेज जहाँ पे चल रही है एंट्रेंस सेरेमनी। एंड ये और कोई कॉलेज नहीं है, योंगेन मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे एक 13 साल का बच्चा है, ठीक है, वो बोल रहा है मतलब सबके सामने कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी सारी लाइफ डेडिकेट कर दूंगा ह्यूमैनिटी के लिए, और मैं अपनी नॉलेज इस कॉलेज को सौंप दूंगा विद डिग्निटी। इसके पास मेडिकल नॉलेज है, कहीं मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं मेरी मेडिकल नॉलेज को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूँगा, ना कि कोई भी बुरी चीज़ के लिए। यहाँ पे दो लड़की एक लड़का है, तो बोल रहे यार ये इतना कुछ कैसे बोल लिया इसने। मैं तो रट्टू टोटा हूँ, मैं तो इतना रटा फिर भी नहीं बोल पा रहा था। नहीं इतनी प्रैक्टिस करी बोलने की क्लास में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मेरे को तो 1 साल हो गया, अभी तक नहीं बोल पा रही। नेदरलैंड का रियल नेम है हायोनाला क्या योनिल योनिल क्या है यार, प्रोनाउंस नहीं करना। तो ये एक जीनियस है जो कि 13 साल की उम्र में ही मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि योनिल भी है। और पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 1994 का सीन है, जहाँ पे सेंटा है, वो आते हैं और गिफ्ट देते हैं। और ऑब्वियसली यानिल यानी कि अपना नेथलियन वो एक हॉस्पिटल में है। तो सेंटा कहता है कि यार मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और गिफ्ट में होता है एक तस्वीर जिसमें लिखा होता है गॉड लव्स ऑल हिज चिल्ड्रन। सेंटा बोलते हैं कि तुम ऐसे बोर्न हुए हो क्योंकि गॉड ने तुम्हें चूज़ किया है। नेथलियन कहता है वीक, गॉड ने मुझे वीक चूज़ किया है। फिर सेंटा कहता है कि इसके पीछे कोई रीज़न है क्यों तुम वीक हो। नेथलियन सोचता है वो रीज़न क्या होगा। नेथलियन फिर एक टीवी पे एक वो देखता है क्रेफिश को, जो अपनी सीड्स को सेल करती है ताकि वो नई सीड बना सके, वो बिगर बन जाए और स्ट्रॉन्गर बन जाए खुद ब खुद। वो कहता है कि मैं भी ये रीज़न हो सकता है जो गॉड ने मुझे दिया है। शायद ये भगवान का एक तरीका है बोलने का कि कोई आम बच्चे जैसा बनना नहीं है। इंसान के पास भी वो ताकत होती है, एकदम स्ट्रॉन्गर लाइक एनिमल्स। ठीक है, फिर मतलब हो सकता है एक ऐसा इंसान बनना होगा ताकि मैं ये अचीव कर सकूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है 2012 की ओर, जहाँ पे एक आदमी का एक्सीडेंट होता है और इस समय पीटर बन चुका है एक डॉक्टर। पीटर वो होता है एक किलर। ठीक है, तो उसकी जो सर्जरी है वो करने से सब लोग मना कर देते हैं। वो कहता है कि एक सीरियल किलर है, उसकी ट्रीटमेंट कौन ही करेगा। और दूसरी डॉक्टर कहती है ऐसा आदमी हमारे हॉस्पिटल में क्यों है। जितने भी डॉक्टर ना आते हैं वो करते हैं उसका ऑपरेशन। हाँ, तो बाकी जो डॉक्टर रहते हैं तो वो कहते हैं कि ना तुम सब लोगों ने तो मना कर दिया ऑपरेशन करने से, लेकिन ना है तो उसका नाम निकनेम है, तो डॉक्टर ना है वो एक सच्चे डॉक्टर है। नेथलियन है वो ऑपरेशन करते हुए सोच रहा है कि उन लोगों ने मना कैसे किया, ये एक जॉब है। कितना अजीब है कि वो अपनी एथिक्स भूल गए हैं। यहाँ पे वो उस आदमी की बॉडी देख के ना हैरान हो जाता है। उसके हाथ में होता है वो चाकू, मतलब जिसे कट करते हैं ऑपरेशन करते हैं। वो कहता है कि मैंने ऐसा कभी फील ही नहीं किया। इसकी जो बॉडी है, वाह, जो हार्ट है वो कितनी तेज़ दौड़ रही है। मैंने इतने सारे इंसान देखे, उनमें से किसी के भी तुम्हारी जैसे स्ट्रॉन्ग फिजिक नहीं है। इतनी जल्दी कैसे तुमने ऐसी बॉडी बनाई कैसे। ताकतवर मुझसे अलग क्या बनाता है। बनने के लिए बेकरार मुझे जानना है, आई वांट टू नो, एनालाइज करना है, तुम्हें करना है। एंड वो भाई साहब काटा पीटी कर देता है यहाँ पे उसके। तो उससे कहता है अरे ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में रुकता है, काटता जाता है। वो कहता है एंड कुछ देर बाद उसने उसकी इतनी सारी काट दी। एंड वो कहता है कि मैंने अपने आप को काफ़ी वो काट, लेकिन मैंने अपने सेंस में ही था, मैंने फाइनली उसके ब्रेन को भी कट कर दिया। और बचने के लिए साउथ अमेरिका चल जाता है। और वो कहता है कि मैं इस पॉइंट में आ गया था कि मैं साउथ अमेरिका चला गया था छुपने के लिए। जो रीज़न था हाइड होने के पीछे वो था कि मैं गैनिया-रेपिक्स के ऊपर रिसर्च करना चाहता था। हाइपोथेसिस को रिसर्च किया एंड उसे हाइपोथेसिस से ही प्रूव किया। ताकतवर के मरने पे मैंने अपनी ग्रोथ को प्रूव किया, अपनी वीकनेस को इन्हेंस किया। जेनेटिक की ज़रूरत नहीं थी मेरे मदर और फादर की। मैंने एक नए टाइप की ह्यूमन को जन्म दिया। एंड वो ह्यूमन और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। गिरते पड़ते सुन रहा है, तो सीन से रहता है प्रेजेंट के टाइम जहाँ पे वो गिर रहा है और ये सोच रहा है ये सब इतना सब कुछ किया अपने ऊपर, फिर भी फाइनली वो गिर चुका है। वो खुद से ही सोच रहा है कि मेरी जो स्पिन है वो बिल्कुल टूट चुकी है, मेरी मसल्स है वो काफ़ी, मैं अपनी उंगलियां भी नहीं उठा पा रहा। ये देख के पीटर कहता है कि हाथ अब कुछ भी हिलो मत, जल्दी मर जाओगे वरना। अब नेथलियन कहता है कि बस मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने 30 साल इन्वेस्टिगेट किया इन सब चीज़ों पे, मैं बस स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था। उस सिंगल दिन से अपने माइंड में ये लेके ही बैठा था। कैसा क्या किया बनने के लिए सोंगू, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तुम इतने स्ट्रॉन्गर कैसे बन गए। अपना सोंगू यानी कि पीटर सोचता है कि अच्छा तो ये बात है, रीज़न तो यार तुम मेरे साथ टिक नहीं पाए क्योंकि ऐसा समझो कि तो तय है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी मात्रा में टेनेसिटी है। पेन भी तुमने अपने अंदर लगाया है, लेकिन मैंने भी
यहीं पेन अपने अंदर लगाया 65 ईयर्स। ये सुनने के बाद नेदरलैंड लाइक 65 ईयर्स। ये सुनने के बाद नेदरलैंड कहता है एज अ डॉक्टर मैं ये समझ नहीं पाया लॉजिकली कि बनने से पहले एटलीस्ट मैंने तुम्हें देखा तो सही पीटर। तो यहाँ पे योंगेस हॉस्पिटल की ये जो बैटल थी ये ख़त्म होती है, यानी कि सब लोग मर गए, नेदरलैंड भी मर गए, नेदरलैंड और जितने भी उसके ब्राज़ीलियन किलर थे सब मर गए। जितने भी सिस्टम थे ग्लोरी क्लब में उन किलर के बीच मतलब बारे में वो सब डिलीट कर दिए गए हॉस्पिटल से और इस सारे लाशों को लेके जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है रास्ते और जहाँ पे चल रही होती है वैन और उसमें है अपने कोच चला रहे गाड़ी, पीछे बैठे हैं डोगो ब्रदर्स एंड बिगी ब्रदर्स। बोल रहे हैं कोच कुछ पूछना है, अरे हम मरे जा रहे हैं उससे जानने के लिए। कोच कहता है हाँ भाई बता क्या पूछ रहा है। एंड डोगो ब्रदर्स बोलते कि यार कोच ये काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हो गया क्या, हमें तो अब तक सी रैंक पे आ जाना चाहिए था। फिर कोच कहता है कि तुम्हें सच में लगता है तुम सी रैंक पे इतनी ईजीली आ जाओगे। हाँ तो फिर वो बोलते हैं कि जाओ अब ये जो भी तुम नाटक कर रहे थे बीमार होने का अब इसे निकाल दो, ठीक है। डोगो ब्रदर्स बोलते हैं हम तो ऐसे ही एक्टिंग कर रहे थे, कम ऑन पैसे होने की नाटक कर रहे थे सर हम तो। कोच कहता है हाँ मैथड एक्टिंग माई खुद। लोगों को कहते हैं कि सच में बॉस आपने हमें देखा नहीं, हम तो सच में उस ब्राज़ीलियन किलर के वहाँ थे, इतने सारे किलर्स थे वहाँ पे। उनके पीछे बैठी है यूना और पीटर। एंड डोगो ब्रदर्स बोलते हैं यूना से यूना सच में तुम बोलो ना कोच को कि तुमने हमें देखा, हम काफ़ी ब्रेव से है ना, यूना कुछ बोलो ना। और यूना कहती है हाँ श्योर। एंड वो कहता है कि इतने सर्केस्टिकली मत बोलो। एंड डोगो ब्रदर्स बोलते हैं कि अरे वो सर्केस्टिक हो गया नहीं, वो खाली हमारी जो स्ट्रेंथ है उसे नज़रअंदाज कर रही है, वो जानते हैं कि हमारे अंदर कितना स्ट्रेंथ है। एंड ये देखने के बाद पीटर भी लाइक ये ऐसे क्यों मर चेहरा बना दी। यूना सोच रही होती है कि सब कुछ ठीक हो गया सो अब मैं ठीक हो जाती हूँ, अपने मूड ठीक करती हूँ, लेकिन उधर से अपने भाई के बारे में सोच रही है, कहती है कि मैं अभी तक खुश क्यों नहीं हूँ। तो वहाँ पे नेदरलैंड ने कहा था ना कि यूना आई कैन सेव योर लिटिल ब्रदर। नेदरलैंड ने एक्चुअली उसको कहा था ना कि यहाँ पे हमने एक लाइफ सेविंग सीरम बनाया है तो वो जो सेव कर सकता है। हाँ इधर में पीटर कहता है कि यूना तुम अपने भाई के बारे में सोच रही हो क्या। यूना कहते हैं हाँ नहीं तो। अभी यूना कहती है कि मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मैंने इतने दिनों से स्कूल का लंच नहीं किया है। तो कहता है ऑल राइट। यूना फिर से सोचने लग जाती है कि नेदरलैंड ने तो पहले ही सारे सीरम डिस्ट्रॉय कर दिए, अब तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कहता है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन यूना कोई और बढ़िया सा रास्ता मिल जाएगा टू सेव योर ब्रदर। थैंक्स तुमको। सो वो घर पहुँच चुके होते हैं एंड डोगो ब्रदर भी लाके दरवाजे होते थे, आय हाय ये कितनी अच्छी स्मेल आ रही है घर पहुँचने की, हम फाइनली बैक कोरिया वापस आ गए हैं। और यहाँ पे जूलिया कहता है कि भाई हमने तो ये कंट्री छोड़ी ही नहीं। बिगी कहता है कि भाई अपने बड़े भाई से ऐसे बात मत कर। जूनियर कहता है कि तुम बस मेरे से 10 मिनट बड़े हो। तो कोच से पूछो काफ़ी रात हो चुकी है, तो कोच कहता है कि बहुत बातचीत हो गई, कल क्लास में लेट मत होना, जल्दी से जाओ सेफली जाओ घर। और वो बिगी डो गुड नाइट वॉच। फिर कहता है यूना को कि यूना तुम अपने लगेज नहीं लोगे क्या। वो कहता है कि हाँ ये मेरे नहीं है। यूना बोलती है ऐसा शायद कोच ने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि एक मिनट देख लो शायद से यूजिन को पसंद आ जाए कुछ। ये सुन के यूना भी लाइक यूजिन उसका नाम कैसे जानते हो। सो उस पोटली में है एक बैग और बैग में है भाई सीरम। तो ये देख के भाई उसकी आंखों में आ जाते हैं आंसू। बोलता है सुंगू तुमने ये कैसे किया। कहता कि मैं खुद शौक में था, नेथलियन ने इसमें से कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया था। एंड यहाँ पे यूना भी लाइक उसे देख के मतलब सीरम को देख के इमोशनल हो गई। ये सब होता है वापस उसी हॉस्पिटल के वहाँ जहाँ पे 2 आदमी हैं, जिनमें से एक आदमी बोलता है बॉस हमने सारे पेशेंट्स को मूव कर दिया है दूसरे हॉस्पिटल में। और यहाँ पे क्या हुआ किसी को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। उसमें से एक आदमी बोला कि मुझे अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा यहाँ पे हुआ क्या है, सच में यहाँ पे 2 लोगों की लड़ाई हुई है क्या। मैंने जांच पड़ताल कर ली है, मीडिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। सो उनमें से एक आदमी बोलता है वॉज इट पीटर ही था क्या उनके सबके पीछे। तो जो बॉस है वो कहता है उस आदमी से कि अच्छा तो पीटर है। तो दूसरा आदमी कहता है यस पीटर ही है। वो कहता है कि जो सिक्योरिटी कैमराज हैं उसमें पीटर की पूरी क्लियर इमेज आ चुकी है। तुम कह रहे हो कि यहाँ पे तो कोई किसी ने देखा ही नहीं पीटर को, यहाँ पे कोई फ़ोटो भी नहीं है उसका एंटर का और एग्जिस्ट का। उसका जो आदमी रहता है वो बोलता है हाँ ऐसा है, तो वो बस आया और वो चला गया अचानक से गोश्त की तरह, एक आत्मा की तरह। तो आदमी के पीछे खड़े रहते हैं 2 शख्स जो ये सुन के गोश्त वर्ड सुन के वो बोलता है गोश्त अच्छा। और उन्होंने फिर नहीं उड़ी तो उन्हें लगता था कि वो उसके बारे में बोल रहे हैं। सो ये सुन के वो गुस्सा हो गया और उसे तलवार से काट दिया। वो कहती है ये लड़की है शायद। हाँ तो ये कहती है कि पीटर वो आत्मा है कोई, तुमने मेरे सामने ऐसी बात क्यों की, वो भी उसके बारे में। और वो कहती है कि बॉस तुम्हें कोई बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हारे कोई आदमी को मार दिया एक। बॉस भी लाइक नहीं कोई बात नहीं। फिर वो लड़की कहती है भाई उसके तलवार के साथ कि वो नेथलियन मर गया बिना किसी ट्रेनिंग के, न्यू पोस्टल की तरह। इतनी शर्म की बात है पीटर।
लगता है मुझे उसे एक लेसन सिखाना पड़ेगा। आनी ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म 23।